आपको बता दें कि देश में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। कई राज्यों में बारिश से हाल बेहाल है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड लगातार यहां पर बारिश हो रही है। कई इलाके बुरी तरह इसकी वजह से प्रभावित हैं। वहीं मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर के भी कई इलाके जलमग्न हैं। हिमाचल के मंडी समेत 4 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो शिक्षण संस्थाएं बंद कर दी गई हैं। लगातार हो रही बारिश से पहाड़ से लेकर मैदान तक जल भराव की स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से लोगों के लिए तमाम तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं। और हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर जारी है। मंडी के बिजली में बन रहे टनल का ऊपरी हिस्सा आज भरभरा कर गिर गया। टनल के काम में लगे मजदूर और लोगों ने भागकर जान बचाई। लैंडस्लाइड का लाइव वीडियो इस वक्त आप TV9 भारतवर्ष पर देख सकते हैं कि कैसे अचानक पहाड़ गिरने से यहां अफरा तफरी मच गई और टनल का काम कर रहे जो लोग थे उन्होंने यहां से भागकर अपनी जान बचाई। हिमाचल प्रदेश के मंडी की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जहां पर जबरदस्त लैंडस्लाइड हुई है। धर्मपुर का ये इलाका है। मंडी के थुनाग करसोग में लैंडस्लाइड से भारी तबाही मची है। मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, ये दहला देने वाली तस्वीरें हमारे सामने हैं। लैंडस्लाइड की खबरें कई जगहों से सामने आ रही हैं। इस वक्त ताज़ा अपडेट क्या है, हालात कैसे हैं? देखिए, हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर लगातार बारिश हो रही है और ये मंडी जिले की तस्वीरें इस वक्त हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिजनी इलाका है, यहाँ पर पठानकोट को मंडी से जोड़ने के लिए एक 4 लेन हाईवे बनाने का काम चल रहा है और यहाँ पर ये जो टनल है उसका एक मुहाना पूरा का पूरा ऊपर का जो हिस्सा है वो अचानक से भरभरा कर नीचे आ गिरा है। पिछले 20 घंटे से मंडी में बारिश हो रही है, उसी वजह से माना जा रहा है कि पहाड़ जो है वो लगातार कमजोर हो रहे हैं और इस तरह से लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन ये जो टनल बनाने का काम वहां पर जारी था उससे काफी नुकसान पहुंचा है और ये पूरा लैंडस्लाइड हो जाने की वजह से टनल का एक पूरा का पूरा मुहाना जो है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। शुक्रिया मोहित आपका इस जानकारी के लिए। मंडी में बादल फटने से 4 लोगों की मौत भी हुई है, 16 लोग लापता हैं। टनल का काम देखिए पूरी तरह से रुक गया है और काफी नुकसान पहुंचा है इस लैंडस्लाइड के बाद। अभी बारिश का पूरा महीना बाकी है, लेकिन जुलाई की शुरुआत में ही हिमाचल में मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। मंडी में तो हाल बेहाल है, कई जगह से नुकसान की खबरें भी सामने आ रही हैं। सैलाब के सितम की तस्वीरें थुनाग इलाके की हैं। यहाँ देर रात बादल फटने के बाद भारी बर्बादी हुई। तस्वीरों में देखा जा सकता है रिहायशी इलाकों में किस कदर पानी का उफान नजर आ रहा है। बादल फटने के बाद कई घरों को बहुत नुकसान पहुंचा है। अब ये तस्वीर देखिए, भारी बारिश के बीच लोगों को स्कूल और दूसरी जगह शरण लेनी पड़ी। अब बादल फटने के बाद तबाही की एक और तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ भी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। तबाही और बर्बादी का अंदाजा तस्वीरों से लगाया जा सकता है। आलम यह है कि मंडी में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बंद हो गया है। हाईवे बंद होने के बाद कई लोगों को रात सड़क पर ही गुजारनी पड़ी। कुल्लू जिले में भी बीती रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। पिछले एक हफ्ते से हिमाचल के कई जिलों का यही हाल है। मंडी में बादल फटने के बाद राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। और गिरिडीह डुमरी मार्ग पर बराकर नदी के ऊपर पुल से गुजर रहा एक ट्रक रेलिंग तोड़ते हुए सीधे 40 फीट नीचे नदी में जा गिरा। गनीमत रही कि ट्रक ड्राइवर की जान बच गई। ये सब हुआ कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुर्घटना का मंजर कितना भयानक होगा। ट्रक 40 फीट नीचे नदी में जा गिरा। ट्रक के पहिए ऊपर की तरफ नजर आ रहे हैं, लेकिन ड्राइवर टायर के ऊपर बैठा नजर आ रहा है। हैरानी की बात यह है कि ड्राइवर को मदद के लिए 4 घंटे तक ऐसे ही बैठना पड़ा, वो भी रात के अंधेरे में। जब सुबह स्थानीय लोगों ने देखा तो घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने लोगों की मदद से ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस के मुताबिक ये घटना सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात की है, जब एक ट्रक गिरिडीह डुमरी मार्ग पर बराकर नदी के ऊपर पुल से गुजर रहा था। तभी अचानक वाहन अनियंत्रित हो गया और पुल की रेलिंग तोड़ते हुए सीधे नदी में जा गिरा। बारिश के कारण नदी में पानी का बहाव तेज था, जिससे स्थिति और खतरनाक हो गई। हादसे के बाद चालक ने किसी तरह ट्रक के टायर के ऊपर चढ़कर अपनी जान बचाई। ड्राइवर ने हिम्मत दिखाते हुए सुबह होने तक का इंतजार किया। रेस्क्यू के बाद ड्राइवर का मेडिकल चेकअप करवाया गया।
खास बात यह है कि हादसे में ड्राइवर को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। राजस्थान के अलवर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। देखिए कैसे अलवर में पहाड़ से पानी नीचे आ रहा है। पानी के साथ साथ मलबा और पत्थर भी गिरे हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि लोग यहाँ से समय रहते निकल गए, क्योंकि यहाँ काफी संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। लेकिन स्थानीय प्रशासन ने हालात को देखते हुए पर्यटकों को यहाँ से जाने का निर्देश पहले ही दे दिया था। शहर में आज हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया और यहाँ बाढ़ जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। सड़कों पर 2-2 फीट तक पानी भर गया, जिससे आवागमन ठप हो गया। अशोक टॉकीज, मनुमार्ग बस स्टैंड, घंटाघर, एसएमडी चौराहा, काली मोरी, होप सर्कस और स्वर्ग रोड जैसे प्रमुख स्थान जलमग्न हो गए। लोगों के घरों तक पानी प्रवेश कर गया। अलवर की कई कॉलोनियों में पानी लबालब भर गया है। आज करीब 4 घंटे तक हुई जबरदस्त बारिश के बाद ये हालात पैदा हुए। अलवर के साथ साथ भरतपुर में भी जोरदार बारिश का दौर शुरू हो गया है। और राजस्थान के कई जिलों में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। धौलपुर में तो तेज बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव से लोगों को भारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही। राजस्थान का धौलपुर कुछ दिन पहले तपिश से परेशान था और अब बादल मेहरबान हुए तो हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों के घरों तक पानी ने दस्तक दे दी है। क्या सड़कें, क्या घर और क्या मंदिर, हर जगह जल भराव देखने को मिल रहा है। धौलपुर में सोमवार को कुछ घंटे की बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी है। दोपहर करीब 1 बजे शुरू हुई बारिश ने शहर की व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई। नालियों से गंदा पानी उफन कर सड़कों पर आ गया। कई घरों में ही गंदा पानी घुस गया। स्टेशन रोड, सागनीपुरा, नंदपुरा, किला गेट और टाउन हॉल क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। हालांकि धौलपुर जिले में रुक रुक कर पड़ रही बारिश से किसानों के चेहरे जरूर खिल गए हैं। खरीफ फसल की बुआई समय से किसान कर सकेंगे। वहीं मौसम विभाग ने धौलपुर के अलावा पूर्वी राजस्थान के अलवर, भरतपुर और श्री गंगानगर जिलों के आसपास के इलाकों में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू कश्मीर में भी लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। कटरा में तेज बारिश के बाद श्रद्धालुओं से सतर्क रहने की अपील की गई है। जम्मू कश्मीर के कटरा में भी मूसलाधार बारिश हुई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे तेज गति से पानी बह रहा है। पानी के बहाव के बीच कुछ श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के भवन की तरफ जाते दिखाई दिए। हालांकि ये काफी जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि बारिश की वजह से सड़क मार्ग पर काफी फिसलन है। ऐसे में एक छोटी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। वैसे भी बारिश के बाद इस इलाके में लैंडस्लाइड की घटना बढ़ जाती है। वैसे भी पिछले दिनों कटरा में भारी बारिश से खासा नुकसान हुआ था। हिमकोटी में माता वैष्णो देवी ट्रैक पर भूस्खलन के चलते यात्रा प्रभावित हुई थी। नया रास्ता बंद कर दिया गया था। वहीं अब एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर में नदी नाले उफान पर हैं। कटरा के बाणगंगा में भी पहाड़ से भारी मात्रा में पानी आने की तस्वीरें सामने आई हैं। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। राजौरी, पुंछ, डोडा और कठुआ जिले के कई इलाकों में बादल फटने की घटना भी हो सकती है, जिसे देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और भारी बारिश के बीच मंडी जिले में भारी तबाही मची है। पहाड़ पर पानी के प्रहार ने कितना नुकसान पहुंचाया है, इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सियाठी गांव की हैं। इस इलाके में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के साथ लैंडस्लाइड की भी घटनाएं हुई हैं, जिसकी जद में कई घर आ गए। कई घर तो पूरी तरह से तबाह हो गए। धर्मपुर में अलग अलग जगह पर हुए लैंडस्लाइड की वजह से 20 से ज्यादा घर मलबे में दब गए। कुछ घर तो बाढ़ में बह गए। वहीं कई लोगों के घरों में पानी घुस गया। प्रशासन की टीमें रात से लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी हैं। बारिश को देखते हुए मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा में प्रशासन ने स्कूल, कॉलेजेस में छुट्टी कर दी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम को देखते हुए स्थानीय प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट पर है। लोगों को नदी नाले से दूर रहने की सलाह दी गई है। मंडी जिले में व्यास नदी किस कदर उफान पर है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। यहाँ प्राचीन पंचवक्र मंदिर पर व्यास नदी का पानी पहुंच चुका है। पहाड़ी नहीं, मैदानी इलाकों में भी बारिश परेशानी की वजह बनी है। आपको यूपी के लखीमपुर जिले की एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
तस्वीरें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की हैं, जहां शारदा नदी का रौद्र रूप नजर आ रहा है। तेज बहाव के बीच ये घर चंद सेकंड में जमींदोज हो गया। देखिए कैसे पानी ने इस घर को अपनी चपेट में ले लिया। शारदा नदी के बढ़े जलस्तर की वजह से तटबंध पर पानी का दबाव है। इसकी वजह से कई जगहों पर कटान देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें इसी की गवाही है। लखीमपुर खीरी जिले में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। सोमवार को मूसलाधार बारिश हुई, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। आज भी कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई है। लखीमपुर खीरी की एक और तस्वीर दिखाते हैं। रेलवे ट्रैक को नुकसान से बचाने की तैयारी हो रही है। ट्रैक के किनारे बड़े बड़े पत्थर लगाए जा रहे हैं ताकि कटान को रोका जा सके। खतरे को देखते हुए अधिकारी पूरी तरह से सतर्क हैं। और पहाड़ों पर हो रही तेज बारिश से गंगा और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं। तस्वीरें उत्तराखंड के ऋषिकेश की हैं, जहां गंगा नदी का पानी बहुत बढ़ गया है। तस्वीरों से गंगा के रौद्र रूप का अंदाजा लगाया जा सकता है। पिछले 2 दिनों से गंगा के जलस्तर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। ऋषिकेश में अभी पर्यटकों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। गंगा स्नान करने के दौरान किसी तरह का हादसा न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट है। जोखिम वाले घाटों की पहचान की गई। गोताखोरों को भी तैनात किया गया ताकि किसी तरह के खतरे को टाला जा सके। गंगा जी का जलस्तर बढ़ रहा है, तुरंत हट जाए यहाँ से, तुरंत हटिए, डैम से पानी छोड़ जाए, आप लोग हटिए यहाँ से, तुरंत खाली करिए, ये जो नहाने वाला हट जाए प्लीज यहाँ से। लगातार लाउडस्पीकर से इस बात का ऐलान किया जा रहा है कि लोग गहरे पानी में ना जाएं, नदी किनारे सावधानी बरतें। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक सोमवार शाम करीब 5 बजे गंगा का जलस्तर 338.34 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से 1.16 मीटर नीचे है। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को भी प्रशासन की ओर से सावधान किया गया। मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज दिन भर तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। तस्वीरें किसी झरने की नहीं, पानी की ये तस्वीरें बुंदेलखंड के जटाशंकर धाम मंदिर की है, जहां पानी किस कदर तबाही मचा रहा है ये देखिए। क्या मंदिर की सीढ़ियां, क्या मंदिर परिसर, हर जगह मानो झरने की तरह पानी गिर रहा है। हालांकि पानी के बीच भी भक्तों के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आई। भक्त बम बम बोले के जयकारे लगा रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। भले ही मंदिर परिसर में पानी नजर आ रहा है, लेकिन मंदिर प्रशासन की तरफ से व्यवस्था काफी चाक चौबंद है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही। ये सुबह 7 बजे से एक लगातार बारिश हो रही। यहाँ पर गांव को भी, बहावे को, बच्चा पैदा सबका नुकसान है। न पानी बढ़ रहा हो, कम नहीं रहा हो। यहाँ पर 1000 एकड़ है खेती है नदी में, और सब नुकसान में जा रही। वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। कई इलाकों में नदियां उफान पर है और इसी वजह से हर तरफ जल सैलाब नजर आ रहा है। छतरपुर के ग्रामीण इलाकों की ये तस्वीरें भी काफी डराने वाली हैं। और संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जल स्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। तेज बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण दोनों नदियों में उफान देखा गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रशासनिक स्तर पर निगरानी तेज हो गई है। सिंचाई विभाग का कंट्रोल रूम 24 घंटे स्थिति पर नजर बनाए हुए है। संगम क्षेत्र में जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं, जबकि जिले की बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो नदियों के किनारे ना जाएं और सतर्क रहें। दरअसल संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में हुई बारिश और अलग अलग बांधों से छोड़े गए पानी की वजह से दोनों नदियों में उफान दर्ज किया गया है। इससे संगम क्षेत्र में स्थित घाट जलमग्न हो गए हैं। फाफामऊ में गंगा का जलस्तर 14 सेंटीमीटर, छतनाग में 228 सेंटीमीटर और नैनी में यमुना नदी का जलस्तर 175 सेंटीमीटर बढ़ा है। हालांकि खतरे का निशान अभी भी करीब 10 मीटर दूर है। वहीं दूसरी तरफ नदियों के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए प्रशासन ने अपनी तरफ से तैयारियां भी और तेज कर दी हैं। कई जगह बालू की खाली और भरी बोरियां भी रखवा दी गई हैं। राजस्थान के कई जिलों में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। धौलपुर में तो तेज बारिश के बाद कई जगह पर जलभराव से लोगों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। राजस्थान का धौलपुर कुछ दिन पहले तपिश से परेशान था। अब बादल मेहरबान हुए तो हर तरफ पानी ही पानी है। लोगों के घरों तक पानी ने दस्तक दे दी। क्या सड़क, क्या घर और क्या मंदिर, हर जगह जलभराव देखने को मिल रहा है।
धौलपुर में सोमवार को कुछ घंटे की बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी। दोपहर करीब 1 बजे शुरू हुई बारिश ने शहर की व्यवस्था को ही अस्त व्यस्त कर दिया। शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति है। नालियों से गंदा पानी उफनकर सड़क पर आ गया। कई घरों में ही गंदा पानी आ गया। स्टेशन रोड, सांगनीपुरा, नंदपुरा, किला गेट और टाउन हॉल क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। हालांकि धौलपुर जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। खरीफ फसल की बुआई समय से किसान कर सकेंगे। वहीं मौसम विभाग ने धौलपुर के अलावा पूर्वी राजस्थान के अलवर, भरतपुर और श्रीगंगानगर जिलों के आसपास के इलाकों में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद मौसम विभाग ने भूस्खलन की चेतावनी जारी की है। राज्य में भूस्खलन के लिहाज से संवेदनशील 22 में से 18 जगहों के लिए ये वार्निंग दी गई। शिमला में लैंडस्लाइड की ये नई तस्वीरें आज की हैं। आज सुबह शिमला के सुन्नी कारसोग रोड पर भूस्खलन से काफी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पहाड़ किस कदर दरक गया है। पहाड़ का मलबा सड़क पर आने से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया, जिसकी वजह से वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। जाम में पर्यटकों के साथ साथ काफी संख्या में स्थानीय लोग भी फंस गए। बीते कुछ दिनों में फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की वजह राज्य में 259 सड़कों को बंद करना पड़ा है। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मौसम विभाग की तरफ से जारी बारिश के रेड अलर्ट को देखते हुए प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। शिमला में NHAI ऑफिसर पर हमले को लेकर नितिन गडकरी ने सख्त रुख अख्तियार किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने CM सुक्खू से बात की है। ये भी कहा है कि दोषियों पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर NHAI ऑफिसर के साथ मारपीट करने का आरोप है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता मोहित मल्होत्रा जुड़ गए हैं। मोहित, कार्रवाई की बात की जा रही है। नितिन गडकरी ने कहा है कि जो मारपीट की गई है उस मामले में तेजी से कार्रवाई की जाए। क्या रुख है सुक्खू सरकार का? देखिए, इस मामले में जो NHAI के मैनेजर हैं अचल जिंदल, उनकी तरफ से शिमला का ढली थाना है, वहां पर शिकायत की गई है। और ये पूरी की पूरी घटना शिमला ग्रामीण क्षेत्र के भट्टाकुफर इलाके की है, जहां पर 4 लेन निर्माण कार्य चल रहा है हाईवे बनाने का। और यहीं पर ही एक 5 मंजिला घर भी, आपको याद होगा कि 2 दिन पहले एक 5 मंजिला इमारत गिर गई थी। हालांकि उस मकान को खाली करवा लिया गया था। तो स्थानीय लोग मानते हैं कि जो 4 लेन का काम है वो गलत तरीके से किया जा रहा है। इसी वजह से वहां पर इमारतों के, मकानों के गिरने का खतरा बन गया है। इसी वजह से बताया जा रहा है कि मंत्री जो थे अनिरुद्ध सिंह, वो नाराज थे और उसके बाद ही उन पर ये मारपीट करने के आरोप लगे हैं। हालांकि पूरा का पूरा जो मामला है वो CM सुखविंदर सुक्खू के भी संज्ञान में है और सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी, जांच की जा रही है। लेकिन ये पूरा मामला वहां पर एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी इस घटना को लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। बहुत शुक्रिया मोहित इस तमाम जानकारी के लिए। और उत्तराखंड में आसमानी आफत से काफी तबाही मची है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी कई तरह की तैयारियां की जा रही हैं। तस्वीरें उत्तराखंड के रुड़की की हैं, जहां एक तरफ सैलाब नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ SDRF की टीमें लोगों को बचाती नजर आ रही हैं। साथ में पुलिस बल भी नजर आ रहे हैं। वहीं एक तरफ कई एम्बुलेंस भी तैयार रखे गए हैं। दरअसल बारिश के खतरे को देखते हुए रुड़की में ये मॉक ड्रिल किया गया, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटने में मदद मिल सके, समय रहते लोगों को बचाया जा सके। अगर देखें तो रुड़की में सोलानी नदी अक्सर डराती है। पिछले साल भी सोलानी नदी के तटबंध में दरार आई थी, जिससे कई इलाके जलमग्न हो गए थे। काफी नुकसान भी पहुंचा था। इस साल भी सोलानी नदी में जलस्तर काफी ज्यादा है। कई जगह तटबंध पर पानी का काफी दबाव देखने को मिल रहा है। इसी तरह के खतरे को देखते हुए रुड़की प्रशासन की तरफ से ये तैयारी की गई है। इस मॉक ड्रिल के दौरान लोगों को बारिश के समय नदियों से दूर रहने की सलाह दी गई। आपदा के दौरान बचाव के जरूरी टिप्स दिए गए। साथ ही ये भी बताया गया है कि बारिश के दौरान कैसे एक दूसरे की मदद करें, अफवाहों पर ध्यान न दें। और एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। ठाणे में MNS कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी एक बार फिर देखने को मिली है। मराठी न बोलने पर एक होटल कर्मचारी को पीटा गया है। मराठी न बोलने पर कर्मचारी को देखिए किस तरह से थप्पड़ मारे गए। मराठी न बोलने पर कर्मचारी के साथ मारपीट की गई। आरोपियों के खिलाफ अब पुलिस में शिकायत दर्ज हुई है। जानकारी के मुताबिक मारपीट सोमवार रात को हुई थी और ये MNS के कार्यकर्ता हैं, ये बताया जा रहा है।
इस पूरे मुद्दे पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए TV9 भारतवर्ष संवाददाता जयप्रकाश सिंह। जयप्रकाश, इसके पहले भी इस तरह के जो वीडियो हैं वो वायरल हो चुके हैं, लेकिन इस तरह के वीडियो फिर बार बार सामने आते हैं, यानी ये रुक नहीं रहा है ट्रेंड, जिसमें लोगों को अगर मराठी नहीं बोल रहे हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है और फिर उनके साथ बदतमीजी की जाती है। मीरा भाईंदर की घटना है। जोधपुर स्वीट्स नाम की ये मिठाई की दुकान थी, जहां पर बाबू लाल चौधरी नाम के दुकानदार है, जिनसे पहले ये पूछा गया कि उनके पास से छोटी बोतल पानी है। जब उन्होंने कहा कि बड़ी बोतल है तो उनको कहा गया कि मराठी में बात करिए। जब उन्होंने कहा मराठी नहीं आती है तो उसके बाद उनके नौकर को डराया धमकाया गया और बाद में 2-3 लोगों ने बाबूलाल चौधरी को भी थप्पड़ मारे, 2-4 थप्पड़ मारे और उसके बाद ये पूरा मामला जो है ये विवाद में आ गया। इस पूरे मामले में जो वहाँ का राजस्थानी समाज है, क्योंकि वहाँ के विधायक नरेंद्र मेहता वो राजस्थान के हैं, तो उन्होंने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और ये मामला पुलिस थाने पहुंचा और काशी मीरा पुलिस थाने इस मामले में FIR दर्ज की है 5 लोगों के खिलाफ और उसमें जो 5 लोग हैं उनका बयान लेकर उनकी गिरफ्तारी का जो प्रोसेस है वो किया जा रहा है। संतोष राणे जो MNS के नेता हैं, उनका ये कहना है कि हमने उनसे सिर्फ ये कहा कि आपको मराठी आती है कि नहीं आती है, तो उन्होंने एटीट्यूड में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की भाषा मराठी और दूसरी भाषाएं भी महाराष्ट्र में चलती हैं, तो कॉस्मोपॉलिटन है महाराष्ट्र। और ये जब उन्होंने एटीट्यूड में जवाब दिया तब उनके साथ मनसे स्टाइल में ये जो है कार्रवाई की गई है। लेकिन भाषा का जो विवाद है हिंदी भाषा का, ये बढ़ता जा रहा है, इतना हम जरूर कह सकते हैं। जी हाँ, ये भाषा का विवाद खत्म नहीं हो रहा है, इस पर राजनीति भी जमकर हो रही है और इस तरह की घटनाएं भी नहीं रुक रही हैं। और यूपी के हापुड़ में कार हादसे का एक वीडियो सामने आया है। 4 लोगों को रौंदती हुई एक कार होटल की दीवार से जा टकराई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। हादसे की ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। तस्वीरें हापुड़ के बाबूगढ़ की हैं। तेज रफ्तार कार से हादसे की ये तस्वीर एक बार फिर देखिए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कार इन 2 लोगों को टक्कर मारती है और फिर आगे बढ़ जाती है। ये हादसा रात करीब 11 बजे हुआ। ये घटना राजाजी हवेली होटल के पास हुई, जहां कई लोग खाना खाने पहुंचे थे। कुछ लोग आराम कर रहे थे, तभी देखिए बाहर खड़े कई लोगों को जोरदार टक्कर मारती हुई ये कार होटल की दीवार से जा टकराती है। इस दौरान कुछ लोग कार की बोनट से टकराते हैं और उछलकर दूर जा गिरते हैं। हादसे के बाद अफरा तफरी मच जाती है। बताया जाता है कि अजीत पाल नाम के शख्स की इस हादसे में मौत हो गई, जबकि 3 लोग बुरी तरह घायल हैं। ये राजाजी जो होटल है उससे बाहर बैठा था, अंदर से खाना खा के आया था और एक शिफ्ट वाले ने, जिसका DL BA नंबर और 7786 है, और उसने अंदर काफ़ी अंदर जाके फवारे से अंदर जाके उसने मतलब एक्सीडेंट किया। अचानक से एक स्विफ्ट कार में आकर के जो कि बेकाबू हो गई थी, टक्कर मार दी और उसमें दुर्भाग्य से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। कुछ लोग घायल थे, घायलों को अस्पताल से जो है डिस्चार्ज कर दिया गया है। टक्कर मारने वाली शिफ्ट गाड़ी को पुलिस ने जब्त कर लिया है। घटना के बाद होटल पर सन्नाटा पसरा है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में स्टंट कर रहे युवक का वीडियो सामने आया है, जिसमें युवक जान जोखिम में डालकर मोटरसाइकिल चलाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ये खबर। तस्वीरें दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा से सामने आई, जहां युवक तेज रफ्तार बाइक पर स्टंट करता दिखा। स्टंट के लिए युवक ने यमुना एक्सप्रेसवे को चुना। देखिए कैसे हाथ छोड़कर मोटरसाइकिल चला रहा है। कभी बाइक पर लेट गया, कभी तालियां बजाई। हद तो तब हो गई जब बगल में चल रही कार में बैठे युवक से भी बातें करते दिखा। इसके बाद युवक कपड़े से बांधकर बाइक चलाता नजर आया। युवक तेज रफ्तार में हैंडल छोड़कर बाइक पर एक से एक करतब दिखा रहा है। इसकी हरकतों से जाहिर है रील बनाने के लिए ये कुछ भी कर सकता है। युवक को कानून का कोई डर नहीं है, सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। बीते कुछ दिनों में युवाओं में सड़क पर स्टंट करने के मामलों में भी काफी बढ़ोतरी देखी गई। सड़क पर स्टंट करते रील बनाना युवकों के लिए एंजॉयमेंट है। उनके लिए ये सब चीजें मौज मस्ती हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सब करते समय वो भूल जाते हैं कि ये करना उनके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। जान भी जा सकती है। और मुंबई में लोकल ट्रेन लेट होने की वजह से भिवंडी रेलवे स्टेशन पर जोरदार हंगामा हुआ। यात्रियों के हंगामे के बाद रेलवे प्रशासन का पूरा अमला ट्रैक पर आ गया। हंगामा बरपा है।
ट्रेन रुकी पड़ी है। ट्रैक पर भारी संख्या में यात्री और रेलवे के अधिकारी के साथ पुलिस वाले भी दिख रहे हैं। लोग गुस्से में हैं। टिकट का पैसा सब कुछ लेते हो, बराबर है ना? टाइम पे पहुंचाना तुम लोग का काम है। हम लोग रेलवे से पब्लिक जिरह कर रही है। तस्वीरें महाराष्ट्र के भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन की हैं। ट्रेन की लेट लतीफी की वजह से लोगों के सब्र का बांध उस समय टूट गया जब निर्धारित समय से मेमो ट्रेन ज्यादा समय तक रोक दी गई। जानकारी के मुताबिक पनवेल दिवा वसई वाया भिवंडी रोड पर यात्री आए दिन ये मुसीबत झेलते हैं। गाड़ी तय समय से कभी आधा घंटा तो कभी घंटे भर रोक दी जाती है। कल रात भी ये ट्रेन अपने समय से करीब 1.5 घंटे लेट 8:04 पर पहुंची, जिसके बाद स्टेशन पर मौजूद यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को समझा बुझाकर मामले को शांत किया और ट्रेन आगे बढ़ी। दरअसल भिवंडी शहर के आसपास एशिया का सबसे बड़ा वेयर हाउस है और यहाँ पर काम करने वाले लोग अलग अलग इलाकों से आते हैं। शाम में ऑफिस या वेयर हाउस बंद होने के बाद इसी एक मेमो ट्रेन से अपने घरों को लौटते हैं। यात्रियों का कहना है कि सुबह फिर आने की जल्दी होती है, ऐसे में थोड़ी भी देरी इन्हें भारी पड़ती है। मुंबई लोकल ट्रेन के महिला डिब्बे में महिलाओं के बीच मारपीट की खबर आई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट की ये तस्वीरें मुंबई लोकल ट्रेन की हैं। एक महिला को देखिए किस कदर पीटा जा रहा है। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। देखिए महिला डिब्बे में कुछ महिलाएं एक दूसरे के बाल पकड़कर कैसे खींच रही हैं और इस दौरान मारपीट कर रही हैं। हालांकि कुछ महिलाएं इन्हें बचाने और रोकने की कोशिश भी करती दिख रही हैं, लेकिन गुस्से के आगे किसी की नहीं सुनी जा रही। ये वीडियो डोंबिवली से सुबह 8:20 पर CSMT की ओर जाने वाली लोकल ट्रेन का है। इसमें महिलाओं के बीच जमकर हाथापाई होती दिखाई दे रही है। मारपीट में शामिल एक युवती को कुछ महिलाओं ने समझाया, लेकिन युवती ने इन महिलाओं की एक नहीं सुनी। देखिए कैसे इस युवती ने गुस्से में वीडियो बनाते लोगों को धमकाया। जानकारी के अनुसार टिकट को लेकर कुछ महिलाओं की कहासुनी हो गई और नौबत मारपीट तक पहुंच गई। इस घटना से कुछ दिन पहले ही विरार लोकल में एक महिला को बुरी तरह पीटने की घटना सामने आई थी, जिसमें उसे खून निकलने तक मारा गया था। और यूपी के बागपत से मारपीट का एक मामला सामने आया है, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मारपीट और बवाल की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बीच सड़क पर दो पक्षों के बीच मारपीट हो रही है। लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। हैरत की बात यह है कि फसाद के दौरान कई महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं। बच्चे काफी डरे सहमे नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि मामूली विवाद को लेकर पहले तो कहासुनी शुरू हुई और फिर नौबत मारपीट तक जा पहुंची। हिंसक झड़प का ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। पूरे मामले की जांच की जा रही है। वायरल वीडियो के आधार पर दोनों पक्षों के लोगों की पहचान की जा रही है। कुछ लोगों से पूछताछ भी की गई है। शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों पक्षों के बीच पहले से भी किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मारपीट की यह घटना बागपत के निवाड़ा गांव की है। बिहार के बगहा में एक महिला की सरेआम पिटाई की गई। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सरिया में एक महिला की पिटाई हो रही है। कई महिलाएं मिलकर एक महिला को पीट रही हैं। हंगामा मचा हुआ है, चीख पुकार मची है। ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है। तस्वीरें बिहार के बगहा की हैं। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। जब एक महिला को सरेआम पीटा जा रहा था तो उस समय ये मासूम बच्चा अपनी मां को बचाने की कोशिश कर रहा था। जब एक पुलिसकर्मी बाकी महिलाओं को दूर करता है तो ये बच्चा अपनी मां से गले लगकर रोता दिखा। अब जरा विवाद की वजह जानिए। पीड़ित महिला ने 7 लोगों के खिलाफ रेप की कोशिश का केस दर्ज कराया था। दावा किया जा रहा है कि आरोपियों ने पीड़ित परिवार पर केस वापस लेने और जान से मारने की धमकी दी। दोबारा शिकायत करने के बाद पुलिस भी पहुंची, लेकिन उनके सामने ही पिटाई हुई। आरोपी की मारपीट के दौरान घर में रखे कुछ जेवर भी चुरा लिए गए। अब पुलिस कड़ी कार्रवाई की बात कर रही है। और मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक ट्रेनी नर्स पर एक युवक ने अस्पताल के अंदर चाकू से इतनी बार वार किया कि उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिला अस्पताल में एक लड़की की युवक ने गला रेतकर हत्या कर दी। लोगों की मौजूदगी में जिस लड़की की हत्या की गई वो जिला हॉस्पिटल में नर्सिंग की ट्रेनिंग ले रही थी। घटना का वीडियो देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। वीडियो में साफ नजर आ रहा है अस्पताल परिसर में कई लोगों की मौजूदगी में आरोपी अभिषेक कोसी छात्रा का गला काट रहा है।
इस दौरान उसने अपनी गर्दन भी काटने की कोशिश की, लेकिन जब उसने देखा कि छात्रा में थोड़ी जान बची है, वो तड़प रही है, तो फिर उसने छात्रा की गर्दन काटनी शुरू कर दी। वीडियो को देखकर हर किसी का दिल दहल गया। हॉस्पिटल में मौजूद एक शख्स ने घटना का वीडियो बनाया, लेकिन घटना के दौरान मौके पर मौजूद कोई भी छात्रा को बचाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। बताया जा रहा है कि घटना के समय छात्रा ड्यूटी पर थी और हॉस्पिटल में मरीजों की देखरेख कर रही थी। तभी अचानक आरोपी युवक अस्पताल में घुसा, एक झटके में छात्रा का गला चाकू से काट दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बिहार की नीतीश सरकार ने आज सीतामढ़ी में अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर की तर्ज पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए 882 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। इसके अलावा नीतीश कैबिनेट ने 2 दर्जन प्रस्तावों पर मोहर लगाई है। ये रिपोर्ट देखिए। नीतीश कैबिनेट ने आज कुल 24 एजेंडों पर मोहर लगाई। कैबिनेट की बैठक में जिन प्रस्तावों को मंजूर किया गया, उनमें सीतामढ़ी में मां सीता की जन्मस्थली पर पुनर्धाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ मंदिर के निर्माण के लिए 882 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। पारंपरिक ज्ञान और कौशल को संरक्षित करने को लेकर मुख्यमंत्री बिहार गुरु शिष्य परंपरा योजना की शुरुआत की गई है। कलाकारों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए 3000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं को मंजूरी मिली, जिसमें ईख विकास योजना शामिल है। अररिया में नए चिकित्सालय महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई। जहानाबाद में 42 करोड़ की लागत से सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है। रोजगार और कल्याण के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। पंचायती राज प्रतिनिधियों को इलाज के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान मिलेगा। और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव के खुद को सीएम चेहरा बताने वाले बयान पर कांग्रेस का जवाब। तेजस्वी के बयान पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम साफ साफ बोलने से बचे। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, सब कुछ तय, लेकिन मीडिया को अभी नहीं बताएंगे। बिहार में इंडिया गठबंधन मजबूती से एकजुट है। टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत करते हुए तेजस्वी ने तो ऐलान कर दिया, फिर आपको ऐलान करने में क्या दिक्कत है? देखिए, ऐसा है कि हमारे इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के वो चेयरपर्सन हैं और वो चेयरपर्सन रहेंगे, और वो जो चेयरपर्सन को कुछ भी निर्णय लेने को वो सक्षम है। मतलब स्वयं को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने में भी सक्षम है। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व तो अभी उनके हाथ में है, और जब वो बातें कर रहे हैं तो आपके चैनल से क्या बोले वो नहीं है, लेकिन हम लोग जब बैठते हैं तो इंडिया गठबंधन के तमाम लोग हम लोग बैठ करके और सारे बातें तय हो चुकी है। तय होने के बाद हम ये बता सकते हैं कि हमारी गठबंधन बहुत ताकतवर रूप से उभरेगा। क्या नेतृत्व को लेकर भी कुछ चीज़ें तय हुई हैं कि अगर सरकार बनने की स्थिति बनती? सारे विषय पर हमारी बातचीत हो गई है। हम हमारा जो बहुत सा चीज़ हम मीडिया में बातें नहीं कर सकते हैं। और तेजस्वी यादव के सीएम वाले बयान पर जेडीयू ने तंज किया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, राहुल गांधी को तेजस्वी का चेहरा पसंद नहीं है। तेजस्वी अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। तेजस्वी पर लालू परिवार के भी लोग चुप हैं। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना ये कोई 8वां 9वां पास ही व्यक्ति कर सकता है। भाई तेजस्वी यादव, आप अपने आप को मान रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, और आपके परिवार के लोग भी बयान नहीं दे रहे हैं आपके पक्ष में। न मीसा भारती का बयान है, न राबड़ी देवी का बयान है, और न शंख बजाने वाले तेज प्रताप यादव का बयान है, न रोहिणी आचार्य का बयान है। राहुल गांधी जी तेजस्वी यादव का चेहरा देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। 5 बार आए, अब स्वाभाविक रूप से तेजस्वी यादव खुद दावा कर रहे हैं, तो आखिर इस दावे के निहितार्थ क्या है? जैसे 420 का आरोप झेल रहे हैं, क्या राजनीति भी 420 ही हो गए? या अपने मुंह मियां मिट्ठू कि मैं उम्मीदवार हूं, और कोई मानने को तैयार नहीं है, मान न मान मैं तेरा मेहमान। यही हालत है तेजस्वी यादव का। और इससे पहले तेजस्वी यादव ने टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता रुपेश कुमार से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा था कि इंडिया गठबंधन में सीएम के चेहरे को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीएम का चेहरा वही है।
लेकिन आप तो कह रहे हैं कि मेरी सरकार आएगी, लालू प्रसाद यादव आपके पिताश्री ने कह दिया हर हाल में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हमारी सरकार बनने वाली है। सिर्फ सरकार ही बनाना तेजस्वी की फर्ज नहीं है। बिहार की जनता परिवर्तन चाह रही है, क्रांति करेगी। क्रांति केवल नारों में नहीं होगा, नतीजों में भी होगा। और हमारी सरकार बनेगी तो केवल सरकार ही नहीं बनाएंगे, बिहार को बनाने का काम करेंगे। हमारी सरकार मतलब तेजस्वी सरकार, महागठबंधन की सरकार। हम तो मांग ही रहे ना, एक मौका दीजिए मुख्यमंत्री के तौर पे। हमको इसमें हिचक थोड़ी है। लेकिन इंडिया अलायंस ने अभी तक ये ऐलान नहीं किया। 4 बैठकें हो चुकी हैं, ये ऐलान नहीं हुआ कि तेजस्वी ही चेहरा होंगे। एक बात सुनिए, हम लोगों ने ये तो कहा कि तय हो गया है। आप लोग कहते हैं ऐलान कब करोगे? जब हम लोगों ने तय कर ही लिया, कोई किसी बात पे कन्फ्यूजन ही नहीं है, तो ऐलान हमारी भी तो स्ट्रैटेजी है ना। ये हम पे छोड़ी ना, हम कब ऐलान करना चाहते हैं। बिहार में चुनाव से पहले जेडीयू ऑफिस में अलग अलग नारों वाले पोस्टर लगे हैं। खास बात यह है कि पोस्टर में नीतीश के साथ पीएम मोदी की तस्वीर भी है। पार्टी के नेता इस तस्वीर को एनडीए की मजबूती और एकजुटता का उदाहरण बता रहे हैं। बिहार में हवा बदल गई है। कभी जिस पोस्टर ने बिहार में सरकार गिरा दी थी, आज वैसा ही पोस्टर जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में बीजेपी जेडीयू की एकता का ऐलान कर रहा है। बिहार चुनाव के लिए जेडीयू ने पोस्टर जारी कर अपनी रणनीति साफ कर दी है। बिहार में चुनाव पीएम मोदी और नीतीश के चेहरे पर लड़ा जाएगा। जेडीयू ने जनता से जुड़े ऐसे कई पोस्टर जारी किए हैं, जिनमें नीतीश कुमार के साथ पीएम मोदी भी हैं। जेडीयू नेता इस पोस्टर को एनडीए की मजबूती बताते हैं। तो दोनों की साथ तस्वीर लगना ही स्वाभाविक है। और अगर पीछे कोई बात हुई है तो मुख्यमंत्री जी तो बराबर कहते हैं कि भाई जो पिछला बात भूल जाइए। अभी एनडीए पूर्ण रूप से एकजुट है। नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच सियासी दोस्ती दुश्मनी का खेल चलता रहा है। किसी समय पीएम मोदी के साथ नीतीश के पोस्टर ने बिहार में सरकार गिरा दी थी। तब उस पोस्टर से नाराज नीतीश ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया था। अब चुनाव जीतने के लिए नीतीश ने खुद पोस्टर में पीएम मोदी का साथ लिया है। और जेडीयू दफ्तर में लगा ये पोस्टर आज बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। पोस्टर के पीछे की कहानी क्या है, इसके लिए आपको हमारे संवाददाता रूपेश कुमार की ये रिपोर्ट दिखाते हैं। तो दोनों की साथ तस्वीर लगना ही स्वाभाविक है। और अगर पीछे कोई बात हुई है तो मुख्यमंत्री जी तो बराबर कहते हैं कि भाई जो पिछला बात भूल जाइए। अभी एनडीए पूर्ण रूप से एकजुट है। 5 जुलाई को ठाकरे बंधुओं के शक्ति प्रदर्शन पर महाराष्ट्र की सियासत टिक गई है। इस बीच उद्धव और राज ठाकरे का साझा बैनर जारी किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। हिंदी भाषा विवाद पर राज्य सरकार ने भले ही पूर्व के दोनों आदेश रद्द कर दिए हैं, लेकिन ठाकरे बंधु इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहते। 5 जुलाई को दोनों ठाकरे भाई एक साथ एक मंच पर बीजेपी सरकार के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन करते दिखाई देंगे। इसके लिए साझा पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये बैनर पोस्टर बीएमसी चुनाव पर फोकस करके लगाए गए हैं। एमएनएस नेताओं ने राज ठाकरे के निवास शिवतीर्थ बंगले में इसको लेकर एक बैठक भी की। बैठक के बाद पार्टी की ओर से कहा गया कि दोनों ठाकरे 5 जुलाई को वर्ली स्थित डोम समगृह में विजय उत्सव मनाएंगे। जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने आज़ाद मैदान पे और एमएनएस ने पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में इस हिंदी भाषा को तीसरी भाषा के रूप में लागू किए जाने के खिलाफ आंदोलन किया, उनकी प्रतियां जलाई, महाराष्ट्र सरकार के आदेश की प्रतियां जलाई। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने ये निर्णय लिया कि इस आदेश को अभी फिलहाल रद्द किया जाएगा। एक नई कमेटी बनाई जाएगी और इस नई कमेटी में नरेंद्र जाधव के नेतृत्व में जो निर्णय लिया जाएगा उसे आगे पाठ्यक्रम में लागू किया जाएगा। और महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को आज सदन से 1 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। पटोले को स्पीकर ने क्यों सस्पेंड किया, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र विधानसभा में आज जोरदार हंगामा हुआ। मामला नागपुर से गोवा तक बनने वाले शक्तिपीठ महामार्ग को लेकर किसानों के विरोध का है। हंगामे के बाद महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने सदन के अंदर भी ये मामला उठाया।
महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले भी इसमें शामिल थे। कहा जा रहा है कि पटोले सीएम के आसन तक आ गए। यही नहीं, पटोले ने अपनी मांग को लेकर स्पीकर के पास रखे राजदंड को हाथ लगाया और उन्हें धमकी भी दी, जिसके बाद नाना को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। तो मुख्यमंत्री के सर्टिफिकेट की जरूरत हमें नहीं है। मैंने हमला किया कि वो तो सब लाई हुए, आप देख लीजिए। मैं उनको कह रहा था अध्यक्ष जी को कि किसानों की माफी मांगने लगा ही इनको। कोई आज नहीं हुआ है। नहीं, सवाल ये बार बार होते आया है और जो आज सत्ता में बैठे उन्होंने तो बार बार किया है। बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी पर निशाना साधा गया है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि पीएम मोदी का मकसद गरीबों की सेवा है, जबकि राहुल मॉडल में गरीबों का शोषण होता है। देश का गरीब, आज देश का वंचित इस डिजिटल इंडिया इंक्लूसिविटी के साथ में जुड़ रहा है और इसीलिए आज 25 करोड़ से ज्यादा गरीब गरीबी रेखा से बाहर है। इनका मॉडल यह था कि ये गरीब के ऊपर अपने आप को शहंशाह समझते थे। यह है राहुल गांधी की सरकार के समय में जो स्थितियां चलती थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो डिजिटल क्रांति हुई है, उसके सबसे बड़े भागीदार देश के गरीब हैं, जहां हर गरीब यूपीआई के जरिए जुड़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों की सेवा एक सेवक के रूप में कर रहे हैं। तभी जो जेम पोर्टल है सरकार का, जो कांग्रेस ने कभी विजुअलाइज तक नहीं किया था, उस जेम पोर्टल के अंदर रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस होते हैं और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी मध्यम वर्ग और लोअर मिडिल क्लास होता है। और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के उस बयान के बाद वक्फ कानून पर सियासत गर्म हो गई है, जिसमें उन्होंने कानून को कूड़े में फेंकने की बात कही थी। आप इस खुशफहमी का शिकार मत रहिए, नहीं हमारे पास है, ये है गवर्नमेंट, कुछ भी सेक्शन 3C उठाकर पढ़ लीजिए आप। और फिर इसमें ऐसा कानून बनाया गया कि लिमिटेशन का कानून लागू कर दिया गया। अगर कोई 20 साल से 12 साल से 20 साल से वक्फ की जायदाद पर काबिज है तो चंद्रबाबू नायडू उसको मालिक बना रहे हैं। हम चंद्रबाबू नायडू से पूछना चाह रहे हैं, आपकी एक तरकारी की दुकान है हेरिटेज के नाम से, अगर वहां पर कोई 20 साल से कब्जा करके बैठ गया तो मेरी हो जाती, आपकी रहती। जो बिहार में अपने आप को समाजवादी बताते हैं, उनका असली चेहरा अगर कुछ है तो वो नमाजवादी है। ये नमाजवादी बाबा साहब का संविधान नहीं चाहते हैं, इनको तो चाहिए केवल शरिया कानून। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने बयान दिया है, सत्ता में आए तो संघ पर बैन लगाने पर विचार करेंगे। पहले भी संघ पर बैन लगा है। पटेल ने संघ पर बैन लगाया था, ये कहा प्रियांक खड़गे ने। संघ पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। Is Congress thinking to ban this if at all it comes to power next time, sir? We will see. It's not the first time they will be banned, right? Weren't they banned during, didn't Sardar Patel ban them? Then they went and fell at his feet. They pleaded, no, we will follow the law of the land. After that, Indira Gandhi ji banned it. Again they went and said, no, we will cooperate, we will follow the law of the land. There cannot be one law of the land for the rest of the country and for one organization like that. Will Congress looking to ban it? We'll see. Like I said, whatever we have to do within the ambit of the constitution, within the ambit of the laws. We can't behave like them, no? One last thing, sir. रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज रेल वन ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए लोग अब टिकट की बुकिंग समेत रेल यात्रा से जुड़ी दूसरी जानकारियां भी ले सकेंगे। रेल मंत्री ने कहा कि इस ऐप के आ जाने से टिकट के लिए लोगों को लंबी लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी।
रेल वन ऐप है और ये रेलवे से संबंधित सारी फैसिलिटीज़ आपको एक साथ प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है। पहले से कई ऐप हमारे यहाँ चल रहे थे, जैसे कि रेल कनेक्ट था, यूटीएसएन मोबाइल था, रेल मदद ऐप है। उन सबको हम लोगों ने इंटीग्रेट कर लिया है इस ऐप में। रिजर्व टिकट लेना हो या अनरिजर्व टिकट लेना हो, यानी कि यूटीएस टिकट लेना हो या प्लेटफॉर्म टिकट लेना हो, वह आप इस ऐप के माध्यम से ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको अपने ट्रेन के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो सर्च योर ट्रेन की सुविधा दी गई है। पीएनआर स्टेटस आप इसके माध्यम से जान सकते हैं। जब आप ट्रेवल करते रहते हैं तो हमें मालूम करना होता है कि हमारे ट्रेन का पोजीशन क्या है, तो कोच पोजीशन जान सकते हैं। ट्रेन का लोकेशन क्या है वह भी आप इस ऐप के माध्यम से जान सकते हैं। इफ़ यू वांट टू ऑर्डर द फूड दैट आल्सो कैन बी डन थ्रू दिस ऐप। इसी तरह से यदि कोई रिफंड फाइल करना है रेलवे में तो वो भी कर सकते हैं। रेल मदद में यदि आपकी कोई सुझाव है, कोई शिकायत है, कोई और आप हेल्प चाहिए तो वो आप रेल मदद के थ्रू कर सकते हैं। अयोध्या में प्रसाद के डिब्बे पर अब आपको दुकानदार का नाम और नंबर लिखा हुआ मिलेगा। प्रसाद में मिलावट की शिकायत के बाद हनुमानगढ़ी संतों के इस फैसले को आज से लागू कर दिया गया है। ये प्रसाद है रामनगरी अयोध्या के हनुमानगढ़ी का। प्रसाद बिक्री को लेकर हनुमानगढ़ी मंदिर ने नया निर्णय लिया है। प्रसाद बेचने वालों को अब डिब्बे पर अपना नाम और फोन नंबर लिखना होगा। बताया जाता है कि कुछ दुकानदार मिलावट कर रहे हैं, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को दिक्कतें हो रही हैं। जो भक्तों के द्वारा शिकायत मिलता है, क्योंकि अपने घर पे प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाते हैं, तत्पश्चात ले जाते हैं, फिर उसको ग्रहण करते हैं या बच्चों को देते हैं। अगर मान लीजिए उस प्रसाद की वजह से कोई भी जो है दिक्कत या परेशानी परिवार में ऐसा कुछ आता है तो कहीं न कहीं जो है वो प्रश्न चिन्ह लगता है। पूरे अयोध्या में आज से ये नियम लागू कर दिया गया है। दुकानदारों ने भी हनुमानगढ़ी के संतों के फैसले का स्वागत किया है। यहाँ पे पहले से भी व्यापारी कुछ जो यहाँ के थे उन्होंने डिब्बे पे नाम वगैरह पहले से ही छपा रखा हुआ था, पर ये जो यहाँ का निर्णय लिया गया संतों द्वारा, संजय दास बाबा जी द्वारा, जो महान जी द्वारा निर्णय लिया गया, बहुत ही स्वागत योग्य, हम इसकी सराहना करते हैं। ये अच्छा निर्णय लिया गया, ये लगाम रखना चाहिए। हनुमानगढ़ी की बदनामी जो हो रही और बदनामी से कलंक मुक्त जाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं, हमारे बिलाती, हमारे हलवाई लड्डू बेचने वाले हैं, वो लड्डू इतना खराब बेच रहे हैं कि सबको बदनाम किए बैठे। बहुत ही अच्छा हुआ। हमारी तरफ से प्रार्थना ये है मान जी कि आप इन लोगों को बुला के समझाइए कि अगर बदतमीजी करोगे दुकान खाली करा ली जाएगी। और 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालु खासे उत्साहित हैं। देश भर से बाबा बर्फानी के भक्त यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको जम्मू से TV9 संवाददाता अंकित भट्ट की रिपोर्ट दिखाते हैं। कल 2 तारीख को जम्मू से बाबा बर्फानी का पहला जत्था रवाना किया जाएगा, लेकिन हजारों की तादाद में बाबा के श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए ये पहला पड़ाव है। ये जम्मू का यात्री निवास है और यहाँ पे आप देखिए देश के अलग अलग कोनों से हजारों की तादाद में लोग जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बाबा के जयघोष यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके की व्यवस्था है और कितने उत्साहित है आप बाबा के दर्शन के लिए? बहुत ज़्यादा उत्साहित हम सब लोग बाबा के दर्शन के लिए। पहली बार दर्शन करेंगे? तिवारा है इस बार। कोई डर, कोई खौफ? कुछ नहीं है। कुछ नहीं। कहाँ से आए आप लोग? बाराबंकी से। लखनऊ से। कितने लोग आए आप? 5-6 लोग हैं। बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, स्पेशली गर्ल्स के लिए वुमेन टॉयलेट्स हर जगह बनाए गए, सो इट्स अ वेरी गुड साइन। और अब आपको दिखाते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा से जुड़े किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। ये देखिए, ये जम्मू कश्मीर पुलिस की सिक्योरिटी विंग है। हर एक बैग को यहाँ पे बारीकी से चेक किया जाता है। उसके साथ साथ जो ये कार्ड दिया गया है वो भी यहाँ पर देखा जाता है और पूरी तरीके से कल पहला जत्था जो है वो रवाना किया जाएगा। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये वो RFID कार्ड है जो यात्रियों को दिया गया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पूरी तरीके से जो रजिस्ट्रेशन है वो यात्री की होनी चाहिए। करंट रजिस्ट्रेशन जो है वो भी यहाँ पर यात्रियों के लिए रखी गई है। जिन यात्रियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं की है, लेकिन इन सब के बीच पहलगाम रूट और बाल्टल रूट से पूरी तरीके से कल जम्मू से ही पहला जत्था जो है बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए रवाना कर दिया जाएगा। मैं यही कह सकता हूं कि बहुत दिनों से सारी एजेंसीज, बीट आर्मी, CRPF, CISF, ITBP, JNK पुलिस,
तो ये कोहेसिव एक एफर्ट था फुल प्रूफ सिक्योरिटी यहाँ पे रखने का। यहाँ पे यानी पूरी JNK में जहाँ जहाँ से यात्रा जाएगी। और गाजियाबाद के एक शख्स ने शादी को ही अपना धंधा बना लिया और एक के बाद एक 5 महिलाओं से शादी कर पैसे ऐंठ लिए। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। साहिबाबाद इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति ने शादी.com जैसी वेबसाइट का इस्तेमाल कर तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को अपना शिकार बनाया। एक नहीं, दो नहीं, 5-5 शादियों की परतें जब खुली तो पुलिस और समाज दोनों सकते में आ गए। 5 लड़कियों के बारे में पता है, जिसमें से 4 के साथ हिंदू मैरिज की तरीके से शादी करके घर से 4 लोग जाते हैं, शादी करते हैं, लेकर आते, घर में रखता है उनको और फिर बाद में बोलता है लिव इन में रह रहा था इसके साथ। तो मैं ना प्रॉपर तरीके से रखता है, उनके बच्चों को फिर मारता है, डांटता है, पैसे लेता है, फिर ले जाता है। दरअसल गाजियाबाद के साहिबाबाद की साक्षी शर्मा और कंचन नाम की 2 महिलाएं आरोपी कुलदीप गुप्ता के खिलाफ शिकायत लेकर गाजियाबाद की एडिशनल कमिश्नर के दफ्तर पहुंची। दोनों महिलाओं ने अपनी दास्तान सुनाई। दोनों महिलाओं का दावा है कि कुलदीप ने उनसे शादी की, प्यार का झांसा दिया, फिर मारपीट की, पैसे की मांग की, नहीं देने पर प्रताड़ना शुरू कर दी। शिकायत के बाद कुलदीप गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। उनका जो पति है वो फ्रॉड करके शादी करता है, जिसमें ये पाया गया मूलतः कि वो जो विधवा महिलाएं होती है उनको टारगेट करता है, जो वर्किंग होती है उनको टारगेट करता है। हैरानी की बात यह है कि आरोपी कुलदीप के साथ उनके परिवार वालों की भी मिली भगत होती थी। परिवार वाले भी उसकी शादी में शरीक होते थे। अगर आपके पास 10 साल पुरानी डीजल या 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी है, आप दिल्ली में ही रहते हैं या अपने व्हीकल से दिल्ली आने वाले हैं, तो खबर ये आपके काम की है। आज से दिल्ली सरकार पुराने वाहनों के इस्तेमाल पर लगाम लगाने के लिए बड़े एक्शन पर अमल शुरू कर चुकी है, जिसके तहत पुराने वाहन जिनकी उम्र तय समय से ज्यादा हो चुकी है, उन्हें चलाने वालों को जब्ती से जुर्माने तक कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं कनॉट प्लेस, आश्रम चौक, पंचकुइया और गाजीपुर की, जहां नियम का असर दिखाई दिया है। और वहीं दिल्ली के आश्रम चौक में पेट्रोल पंप पर एक मर्सिडीज गाड़ी को जब्त कर लिया गया। वजह यही है कि यह मर्सिडीज कार 15 साल पुरानी हो चुकी है, जिसके बाद कार को पंप पर ही संबंधित अफसरों ने जब्त कर लिया। पुरानी डीजल और पेट्रोल गाड़ियों पर सख्ती का असर कैसे दिख रहा है, ये जानने के लिए TV9 भारतवर्ष संवाददाता कनॉट प्लेस में पेट्रोल पंप पर पहुंचे। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली सरकार के आदेश के बाद यहां पर बाकायदा एक बोर्ड लगाया गया है, जिस पे लिखा गया है कि जीवन समाप्ति वाले वाहनों अर्थात 15 वर्ष पुराने पेट्रोल और 10 वर्ष पुराने डीजल के वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने बाकायदा पेट्रोल पंप वालों को ये निर्देश दिए थे कि एक बोर्ड लगाया जाए, जिसके चलते लोगों को ये पता लग सके कि अब जिनकी उम्र समाप्त हो चुकी है वाहनों की, उनको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इसी के चलते यहाँ पर एक बाकायदा बोर्ड जो है वो लगाया गया है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार के द्वारा यहाँ पे ANPR कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों की खास बात यह है कि ये वाहन डाटाबेस से कनेक्ट हैं। अगर कोई भी ऐसी गाड़ी यहाँ पे आती है जिसकी मियाद पूरी हो चुकी होती है, तो उसके नंबर प्लेट को स्कैन करके ये बाकायदा बताएगा कि इस गाड़ी की मियाद पूरी हो चुकी है, यानी कि इसको 10 वर्ष या 15 वर्ष जो है वो पूरे हो चुके हैं, इन्हें पेट्रोल ना दिया जाए। ये जो स्पीकर आप देख रहे हैं, इसके द्वारा जो है अनाउंसमेंट की जाएगी, जिससे कि पेट्रोल पंप कर्मचारी को पता लग जाएगा कि इस वाहन को पेट्रोल या डीजल नहीं देना है। इसके अलावा और भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति का एक प्रमाण नई फर्मों का बढ़ता रजिस्ट्रेशन है। पीएम मोदी ने स्वरोजगार पर लगातार जोर दिया है। सरकार ने नए उद्योग लगाने वालों को कई तरह की सहूलियतें भी दी हैं। नतीजा, मई में नई फर्म के रजिस्ट्रेशन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। देश में बेहतर होते बिजनेस माहौल, नियमों की अड़चनें दूर होना, सरकार के प्रोत्साहन और ग्रोथ की अच्छी संभावनाओं के चलते अब बड़ी संख्या में युवा अपना कारोबार करने उतर रहे हैं। इसका एक प्रमाण है नई कंपनियों का बढ़ता रजिस्ट्रेशन। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के मुताबिक मई 2025 में नई कंपनियों का रजिस्ट्रेशन साल दर साल 29% बढ़कर 20,718 तक पहुंच गया है। मई 2024 से मई 2025 के बीच नई कंपनियों का रजिस्ट्रेशन 10% बढ़कर 1.89 मिलियन तक पहुंच गया, जो अब तक का उच्चतम स्तर है। इसमें सबसे बड़ा 27% हिस्सा सामुदायिक, व्यक्तिगत और सामाजिक सेवाओं में लगी कंपनियों का रहा है। इसके बाद ट्रेडिंग का हिस्सा 17%, मैन्युफैक्चरिंग और व्यावसायिक सेवाओं से जुड़ी कंपनियों का हिस्सा 15% रहा। राज्यवार रजिस्ट्रेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा नई कंपनियों का रजिस्ट्रेशन 17% महाराष्ट्र में हुआ।
वहीं उत्तर प्रदेश में 11% और 9% दिल्ली में रहा। नए रजिस्ट्रेशन में सबसे ज्यादा 19.6% LLPS यानी लिमिटेड पार्टनरशिप्स के तहत रजिस्ट्रेशन हुआ।